हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल में संसाधन तीसरा अध्याय देखेंगे, जल संसाधन। जल संसाधन में सबसे पहले समझेंगे कि जल संसाधन यानी कि जल संसाधन की बात करते हैं तो जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमको प्रकृति द्वारा दिया गया है। जो कि अगर जल के जीवन में महत्व की अगर बात करते हैं तो जीवन में जो है मनुष्य के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी जल की अगर बात करते हैं तो इसका बहुत महत्व है। अब कल्पना करके देख सकते हैं जैसे कि अगर जल नहीं होता तो किसी भी जीव के जीवित होने की कल्पना अगर करें तो न के बराबर हो। जैसे कि एक दिन अगर हमको जल ना मिले तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है, आप कल्पना करके देख सकते हैं। तो ये सब हमारे एक तरह से जीवन के लिए बहुत ही कहें तो आवश्यकता है जल की। और हमारे विकास के लिए अगर बात करते हैं तो राज्यों में तो यहाँ तक होता है कि जो नदी का जल होता है उसको बंटवारा के लिए विवाद भी हो जाता है। जैसे कि दक्षिणी भारत के अगर राज्यों की बात करें, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तो वहाँ पे जो है नदी के जलों को बंटवारा को लेकर विवाद हो जाता है। फिर उत्तर प्रदेश बिहार हो गया तो गंगा नदी के जल को बंटवारा लेकर, यानी कि इतना जल की आवश्यकता क्यों? हर राज्य चाहता है कि हमको जल संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध, जितना ज़्यादा उपलब्ध होगा उसको अच्छा से अच्छा प्रयोग में लाए तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सकता है, अपना विकास में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से कहें तो बढ़ावा दे सकता है। इतना जल संसाधन हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण है। और जीवन जीने के लिए, भोजन के लिए जल तो अति आवश्यक है, क्योंकि जल को जैसे कि नहाने के लिए भी हम जल का प्रयोग करते हैं, खाना खा रहे हैं तो जल को पीने के लिए प्रयोग करते हैं, जीव जंतुओं भी जल को पीने में प्रयोग करते हैं। तो अधिकांश यानी कि अगर बात करें तो जीवन में या जितना भी पारिस्थितिकी तंत्र है तो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी जो है जल का अति आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, और पारिस्थितिकी तंत्र अगर सही से नहीं काम करेगा तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे पृथ्वी पे जो है जीवों का रहना असंभव हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें कि जल का स्रोत क्या है, कहाँ से हमको जल प्राप्त कर सकते हैं, जल प्राप्त करने का हमारा स्रोत क्या क्या हो सकता है। तो जल के हम स्रोत की अगर बात करते हैं जहाँ से हम जल प्राप्त करें तो जल के जो है मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो 4 स्रोत होते हैं। पहला है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल किसे कहेंगे? यानी कि भूमि। भूमि मतलब किसे कहते हैं? भूमि जैसे कि पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जो जलाच्छादित हो, यानी कि जल से ढका हुआ होना नहीं चाहिए, वो पूरा जो भूभाग होगा वो आपको कहलाएगा भूमि। जैसे कि पहाड़ भी आ जाएगा, पठार भी आ जाएगा, मैदान भी आ जाएगा, यानी कि जो केवल जल से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, तो पूरा भाग आपको रहेगा वो भूमि कहलाएगा। तो यही यहाँ पे बात कर रहा है कि जिसकी भूमि हमारा है तो वहाँ पे यानी कि जल की यानी कि प्रमुख रूप से उपलब्धता है। जो भूमि के ऊपर जो जल है वो आपको भूपृष्ठीय जल के रूप में कहलाएगा। जैसे कि नदी में हो गया, पोखर में हो गया, नहर में हो गया। जैसे कि हमारे गाँव में नहर है, घरा जिसको बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, या फिर उसको पैन इत्यादि नामों से जो है अनेक क्षेत्रों में जाना जाता है इसको। तो कुछ क्षेत्रों में कुछ जल जमाव, निम्न जल जमाव क्षेत्र को जो है टाल के क्षेत्र में उसको देखा जाता है। तो अनेक क्षेत्रों में जो है अनेक प्रकार से जो है जल को यानी कि कुछ भागों को जो है अनेक रूपों में उसको देखा जाता है। इसमें सबसे अगर प्रमुख बात करें तो नदी का जल जो भूपृष्ठीय जल में होता है महत्वपूर्ण यानी कि उपयोगी जल है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो भूमि के ऊपर यानी कि भूमि के ऊपर जो जल है वो भूपृष्ठीय जल कहलाएगा। जैसे कि अगर बात करते हैं वर्षा होता है तो वर्षा होने के पश्चात जो है आपको 20% जो उसका वर्षा का भाग होता है जल का, वो 20% भाग वाष्पित होकर जो है ऊपर की ओर यानी कि चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, जिसका यानी कि बादल के रूप में परिवर्तित होता है। और बाकी कुछ भाग जो है वो सिंचित होकर जल के यानी कि छिद्रों के द्वारा यानी कि भूमि के छिद्रों के द्वारा जो है जल के यानी कि भूमि के परत के नीचे सेल के रूप में जो है जल का जमाव हो जाता है। और बाकी अधिकांशतः जो जल का भाग होता है वो सभी जल यानी कि जो है अगर बात करें तो घर से नली से फिर अगर कहें तो पोखर में, नहर में इत्यादि से करते हुए नदियों से जो है समुद्र में चला जाता है, जो कि भूपृष्ठीय जल यानी कि भूमि के ऊपर वाला जो जितना भी यानी कि जल उपलब्ध है हमको भूपृष्ठीय जल में अगर बात करें तो बहुत मात्रा में भूपृष्ठीय जल उपलब्ध है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरा आता है भूमिगत जल। यानी कि पीछे बात की है कि 20% जो वर्षण का जल होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है वाष्पित होकर, और बाकी कुछ अंश तक जो उसका भाग होता है वो भूमिगत जल के रूप में यानी कि नीचे जाता है। भूमिगत जल कहने का मतलब है कि भूमि के नीचे यानी कि भूमि की जो ऊपरी परत है उसके नीचे सेल के रूप में जो है यानी कि सेल अगर बात करें तो परत के रूप में जो है उसकी परत के नीचे जल का जमाव, जो कि पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है भूमि है उससे सिंचित होकर जल नीचे जाता है। और जल का जो यानी कि जमाव नीचे होता है वो यानी कि कहलाता है भूमिगत जल। यानी क्या है कि भूमि के ऊपरी परत से हल्का नीचे जो जल का जमाव होता है वो जल कहलाता है भूमिगत जल।
जो कि वर्षा होने के पश्चात जो है ऊपर से भूमि के ऊपरी भाग से जो है सिंचित होकर नीचे की ओर जाता है, छिद्रों से जो है प्रवेश करके नीचे की ओर जाता है, जल जमा हो जाता है। अगर बात करें तो हमारे जीवन के लिए जो है, अगर बात करें मानव जीवन के लिए, तो भूमिगत जल का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यही मिठू अगर कहें तो मृदु जल है, इसका यानी कि मीठा जल है, इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जल के रूप में इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा वायुमंडलीय जल, यानी कि वायुमंडल में जो जल उपस्थित है, जैसे कि वायुमंडल है, जहाँ तक यानी कि वायु का परत है पृथ्वी के ऊपरी भागों में, तो वायुमंडल में भी जो है जल का अंश होता है, भाग होता है। उसके साथ साथ जैसे कि बादल हो गया, तो बादल भी आपको वायुमंडल में आते हैं। तो ये सभी जो जल का भाग है वो आपको वायुमंडलीय जल के अंतर्गत आता है, जो वायुमंडल में उपस्थित है। तो उसको वायुमंडलीय जल को देख सकते हैं, वायुमंडल से भी हम जल प्राप्त कर सकते हैं, एक स्रोत है हमारा। उसके साथ साथ सबसे विशाल अगर स्रोत की बात करते हैं तो हमारा पृथ्वी के लिए है महासागर, महासागरीय जल। महासागर किसे कहेंगे, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जल का वह विशाल भंडार जो कि पृथ्वी को चारों ओर से जो है अधिकांश भागों में ढका हुआ है। तो जल के वह भंडार क्षेत्र को जो है महासागर के रूप में देख सकते हैं। तो जो जल है यानी कि महासागर में जो जल है उसे यानी कि महासागरीय जल के रूप में हम देख सकते हैं, जिसका यानी कि अगर बात करते हैं तो महासागरीय जल जो है वो 96.5 यानी कि 96.5% जो जल है, कुल जल आयतन का 96.5% जल आयतन जो है वो महासागरों में नहीं है। अगर मृदु जल की बात करते हैं, मीठा जल की, तो वो मात्र जो है वो 2.5%, जो कि हमारे लिए इतना में से भी अगर बात करते हैं तो जो 2.5% हमारा मृदु जल है, इसको अगर 100% मान ले, यानी कि 100% जो मृदु जल आपके पास है, उस 100% मृदु जल में से आपको मात्र जो है आपका 75% मृदु जल जो है वो बर्फ के चादर के रूप में या हिमनद के रूप में बह रहा है, यानी कि बर्फ के रूप में बह रहा है या तो बर्फ के चादर के रूप में जो है ढका हुआ है। जैसे कि बात करते हैं अंटार्कटिका, जो कि पृथ्वी का ध्रुवीय भाग है, जो कि पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, वो भी आपको मृदु जल के ही अंतर्गत आता है, मीठा जल के ही अंतर्गत आता है। तो वो भी जो है बर्फ के चादर के रूप में ढका हुआ है, जो कि एक बड़ा भाग यानी कि जो है मृदु जल का है। वही अगर बात करते हैं तो आपको उस यानी कि जो 25% इसमें से बचा वो आपको जो है भूमिगत जल के रूप में आपके पास है, जिसका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। तो आप सोचिए, कल्पना करके देखिए कि हमारे पास 100% जल यानी कि जल आयतन का जो है 96.5% तो आपको हो गया महासागरीय जल, जो कि खारा जल होता है। और खारा जल का प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन में ज्यादातर नहीं कर सकते। अगर पीने में अगर खारा जल का अगर प्रयोग करें तो ज्यादा यानी कि पानी को जो है हम नहीं पी सकते, खारा जल को, उसमें लवण का मात्रा होता है। इस प्रकार से जो है लवणीय जल को हम अपने दैनिक जीवन में ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास बचा कितना, तो 2.5% मृदु जल। अब इसमें से भी अगर बात करें तो 2.5 का अगर 75% की अगर बात करते हैं तो 75% आपको बर्फ। तो बर्फ का तो हम प्रयोग सही से कर नहीं सकते हैं जीवन में, अपने पीने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए या साफ सफाई करने के लिए, अनेक कामों में जो है इसका भी नहीं प्रयोग कर सकते। अब हमारा जो है 2.5% का 25% जो बचा हमारा मृदु जल है, वही हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी। आप कल्पना करके देखिए कि हमारे पास बहुत कम जल जो है उपयोगी है। हम कहते हैं कि बहुत पृथ्वी तो आपको 3 भागों जो है केवल जल से ही ढका हुआ, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी है। इसके पीछे कारण है कि हमारे पास वो जल है वो उपयोगी जल नहीं। इसलिए बात आता है कि जल संरक्षण करना चाहिए, जल का बचाव करना चाहिए। अगर जल का हम बचाव नहीं करेंगे तो आने वाला समय में जल की हमें इतना कमी हो जाएगा कि हमें जल के लिए, जैसे कि आज पेट्रोल के लिए लोग टंकी पे जाते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो कुछ समय में ऐसा भी समय आ सकता है कि हमको जल के लिए भी जो है पेट्रोल यानी कि पेट्रोल पंप नहीं, यानी कि जल का टंकी होगा और हर क्षेत्र में बैठा हुआ होगा, वहाँ पे जाइए आप उतना यानी कि अगर वैसा रहेगा सरकार के द्वारा सुविधा तो आप वहाँ से जाके जल लीजिए। अगर ज़्यादा कमी होता है तो आपको पैसा से, जैसे पेट्रोल दिया जा रहा है वैसे पैसा से आपको मिलेगा। तो इतना भी जल की कमी हो सकता है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि अगर जल हमारे पास बहुत, उसका सप्लाई करके हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई करके कितना, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इतनी जनसंख्या को हम कितना सप्लाई करके पानी दे सकते हैं, इसके लिए भी हमें पानी की कमी महसूस होगा। तो इसलिए हमें पानी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है संरक्षण प्रदान करना चाहिए, उसको ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आगे विस्तार से देखेंगे। उसके बाद आता है हमें कि जल संसाधन का वितरण, यानी कि पृथ्वी हमारा है,
और पृथ्वी पे जल संसाधन के अगर वितरण की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जल संसाधन को दो यानी कि विद्युत भाग में दे सकते हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी की अगर बात करें तो ये पृथ्वी अगर मान लेते हैं तो इसका दो यानी कि गोलार्धों के रूप में बटा हुआ है। एक आपको उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध आपको जो है यहाँ पे ज्यादातर स्थलीय भाग, जैसे कि एशिया महादेश की बात करें, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, यानी कि यहाँ पे स्थलीय भाग ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को जो है हम स्थलीय गोलार्ध भी कह सकते हैं। और जो नीचे वाला भाग है इसमें जो है बहुत कम जो है स्थलीय भाग देखने को मिलता है, यहाँ जल की ज्यादा उपलब्धता है, और जल की ज्यादा उपलब्धता होने के कारण जो है इस दक्षिणी गोलार्ध को जो है जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जल गोलार्ध के रूप में भी इसको जो है देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है जल का वितरण देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो हमारा अगर भारत की बात करें, जो कि विश्व के जो क्षेत्रफल है उसका 16% यानी कि जो है यहाँ पे यानी कि जनसंख्या की अगर बात करें तो 16% यहाँ जनसंख्या निवास करते हैं, जो कि विश्व का जनसंख्या है, यानी कि 100% जनसंख्या का 16% जनसंख्या जो है केवल भारत में निवास करती है। अब सोच लीजिए कितना ज्यादा भारत की जनसंख्या है। अब इसकी बात करते हैं जल से अगर बात करें तो जो जल हमारा यानी कि 100% है विश्व में, जो मृदु जल है, जो उपयोगी जल है, तो उसका मात्र 4% जल ही जो है वो भारत में उपलब्ध है। आप कल्पना कर सकते हैं 100% जनसंख्या का 16% यहाँ पे जनसंख्या है, लेकिन 100% मृदु जल जो हमको जल चाहिए उसका मात्र 4% जल जो है भारत में। तो इस प्रकार से अगर लगातार हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर भी ज्यादा है, अगर लगातार जनसंख्या वृद्धि होता है तो संभावना यही है कि यहाँ पे जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और जल संकट की अगर समस्या उत्पन्न होगा तो हमें जल के लिए भी जो है जल को खरीद के पीना पड़ेगा, जल के लिए भी बहुत ज्यादा यानी कि जो है समस्याओं का सामना करना। तो इस प्रकार से जल जो है वो वितरण देखने को मिलता है, जो कि कहीं पे यानी कि कम क्षेत्रों में भी जो है ज्यादा यानी कि जल उपलब्धता देखने को मिलता है, और कहीं ज्यादा क्षेत्रों में भी जो है कम जल की उपलब्धता देखने को मिलता है। जिसके यहाँ पे देखें जैसे कि 16% हमारी जनसंख्या है, फिर भी यहाँ पे 4% ही जल उपलब्ध है, जो कि आने वाला समय में जो है जल संकट की स्थिति की ओर हमें एक तरह से निर्देशित कर रहा है कि आने वाला समय में जो है अगर हम जल का संरक्षण न करेंगे तो आने वाला समय में निश्चित रूप से जल संकट का सामना करना पड़ेगा। तो जल संरक्षण केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है, सबको इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। अगर सब जागरूक होकर जल संरक्षण करते हैं तो निश्चित रूप से जल को हम बचाने में सक्षम हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र में भी चापाकल होगा या जो भी मोटर होगा तो उसके जल स्तर कुछ और होगा, अन्य क्षेत्रों में कुछ और होता है। ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि भूमिगत जल का स्तर कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। कहीं पे होता है कि 20 फीट जो है पाइप धंसाने के पश्चात जो है जल निकल जाता है, और कहीं पे जो है 150 फीट भी अगर नीचे गड्ढा करते हैं, पाइप डालते हैं, फिर भी जो है सही मात्रा में जल नहीं उपलब्ध। इसके पीछे वहां पे यानी कि जो है जल की यानी कि जो है भूमिगत जल की कमी, और ये स्तर धीरे धीरे इसलिए जा रहा है क्योंकि जल के महत्व को हम लोग अभी भी तक नहीं समझ पाए सही से। तो हमको जल के महत्व को समझना होगा ताकि हम जल को संरक्षण प्रदान करें और आने वाला पीढ़ी जो है जल के संकट से सामना न करें। तो आज की इस पाठ के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।